अनुराग यादव के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। आखिरकार वो वक्त आ ही गया कि अखिलेश यादव अनुराग यादव के पिताजी से और उनकी बहन से मुलाकात करते हैं, आर्थिक मदद भी करते हैं और तमाम आश्वासन भी देते हैं। हम बातचीत करते हैं अनुराग यादव के पिताजी से कि आखिर क्या कुछ बातचीत हुई, कब आप मुलाकात आपकी हुई अखिलेश यादव से? भैया परसों मुलाकात हुई। कौन कौन गए थे आप यहाँ से? मैं, दोनों बेटियां और एक घर का ही बच्चा है किशन, भतीजा लगता है, और एक संतोष यादव प्रधान जी हैं वहाँ के मुस्तफ़ाबाद के लखनऊ के पास। तो वही लोग लिवा के गए थे और ये छोटा सा बच्चा वहाँ तक पहुँचा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे पार्टी के मुखिया को कि जिन्होंने एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी तवज्जो दिया। प्रणाम है उनको, उन्होंने तवज्जो दिया छोटे कार्यकर्ता को भी। क्या बातचीत हुई वहाँ पर आप लोगों की? बातचीत हुई भैया, बस मैं तो अपना दुख बताने के लिए गया था। उन्होंने 2 लाख का आर्थिक मदद भी किया और आश्वासन दिया कि हमने कहा भैया हम केस नहीं लड़ पाएंगे, तो उन्होंने कहा मेरा वकील है, आप चिंता मत करिए, वो आपका मुकदमा नहीं है, मेरा मुकदमा है। और बच्चियों से भी बातचीत किए, उन्होंने कहा है कि उनके पढ़ने लिखने की सारी फैसिलिटी हम अवेलेबल कराएंगे। आपने बताया कि आपका भतीजा आपको मिलवाने अखिलेश तक पहुंचाया, आपके भतीजे ने। तमाम यहाँ पर माननीय है, तमाम विधायक सांसद हैं समाजवादी पार्टी के और आए भी, आप परिवार के बीच भी आते हैं, लेकिन इन लोगों का कोई प्रयास नहीं रहा कि ये लोग आपको वहाँ तक पहुँचा पाए? नहीं भैया, वहाँ तक पहुँचा नहीं पाए, या तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, गरीब की कौन सुनता है। लेकिन अब ये सवाल माननीय जी क्यों नहीं लिवा के गए, तो ये सवाल वही लोग बता सकते हैं। इसका जवाब मैं कैसे बता सकता हूँ क्यों नहीं लिवा गए, ये तो सांसद लोग ही जाने। आपकी सांसद भी यहाँ पर आई थी और कुछ उस दिन उनकी बात से भी आप नाराज़ हुए थे, काफ़ी लोग नाराज़ हुए थे जिस तरीके से वो बातें कर रही थी, लेकिन उसके बाद फिर उनसे कोई बातचीत नहीं हो पाई। नहीं भैया, नाराज़ मैं नहीं होता, शिकायत रहती है, नाराज़ नहीं होता मैं तो दुश्मन को अपने घर से खाना खिला के भेजता था। जिसने मेरे बच्चे को काटा, नमक का हक अदा नहीं किया उसने, उसके भाई राजकुमार यादव जो बाहर हैं वो भी हमारे साथ में बैठ के ही, इतना मुकदमा होने के बाद ही खाना खाते थे। लालता यादव कोयलरी से आते थे तो अपने घर का खाना नहीं खाते थे जिस दिन, तो उस दिन हमसे बोलते थे चचा कुछ है, नहीं तो यहाँ से होटल में लिवा के जाते थे कि चल, कहते थे चलिए। तो मेरे पास जो जमा पूंजी रहती थी, मैं कभी ये नहीं कहा कि नहीं मैं आपका खाऊंगा, वो बिल भी मैं पे कर देता था 200-400 जो होता था। तो मैं तो उनको खाना खिला के भेजा, मैं नाराज़ नहीं हूँ, बस शिकायत है कि प्रिया सरोज जी सांसद हैं हमारी, माननीय हैं, नमस्कार करता हूं उनको। और लेकिन जिस तरह से उन्होंने वक्तव्य दिया, मुझे बहुत कष्ट हुआ कि संविधान में नहीं लिखा है, तो क्या जो कुछ होता है सब संविधान में लिखा हुआ ही हो रहा है? कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि गरीब का घर गिर रहा है बनने मत देना? किस संविधान में लिखा हुआ गरीब का एक ही बेटा है तो उसको काट दो, आगे बढ़ने मत देना? किस संविधान में लिखा है गरीब बाप रोता रहे, मजदूरी मेहनत करके किसी तरह से बच्चे को आगे बढ़ाना चाहे तो उसको आगे बढ़ने न दो? नाराज़गी नहीं है, मैं नाराज़ होता ही नहीं। यानी जो संविधान का पाठ उन्होंने पढ़ाया उसमें कुछ चीज़ें ऐसी लगी आपको कि नहीं, अगर संविधान में ये तो नहीं लिखा किसी का सर काट दिया जाए, संविधान में ये नहीं लिखा किसी का घर न बनने दिया जाए, इन चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं शिकायत है? इन बातों की शिकायत नहीं, सवाल है, मेरा सवाल है। आप अधिवक्ता हैं, प्रिया सरोज जी अधिवक्ता हैं, तो संविधान की बात पढ़ा के गई, तो मेरा उस संविधान से और उस शासन से, सत्ता पक्ष से, विपक्ष से सबसे सवाल है कि सारा चीज़ संवैधानिक रूप से हो रहा है, ठीक है, तो ये किस संविधान में लिखा हुआ है हमको ज़रा सा बता दें। और रह गई बात कि अपराध जो करता है तो एक ही अपराधी है, तो उसका घर क्यों गिराया जाए? तो भैया वहाँ तो सबके हाथ में हथियार थे, इतना असलहा निकला है, आप सब लोगों ने देखा कि सब लोग असलहे के साथ पकड़े गए हैं। मीडिया के सामने भी वो वीडियो आया कि सबके साथ में असलहा था। तो इतना असलहा लेके बैठा है पूरा परिवार, तो कल को मेरी बच्चियाँ सेफ रहेंगी इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर वो छूट के आएंगे, उनका घर यहीं रहेगा तो यहीं रहेंगे, और हनक उनकी इतनी है कि पूरा गाँव कोई बोलेगा नहीं। तो मेरी बच्चियां सेफ रहेंगी, इसकी जिम्मेदारी लेके हमको संविधान पढ़ा दीजिए एक बार, इतनी जिम्मेदारी लीजिए और संविधान पढ़ा दीजिए। हम संविधान पढ़ने के तैयार हैं।
हम पढ़ेंगे संविधान। लेकिन जिम्मेदारी कौन ले रहा है, ये खड़ा होकर हमको लिखित कोई दे दे कि मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ या ले रही हूँ। उनको आके यहीं पूरे परिवार को रहने दिया जाए। उनके घर की औरतों तक के हाथ में हथियार निकलता था, तो वो लोग यहीं आके रहेंगी। तो आइए हमको संविधान पढ़ा दीजिए। ज़मीनें छोड़ दिया तो मकान पे मुकदमा हो गया, तो क्या करूं, मकान छोड़ दूं। संविधान में लिखा है कि गरीब गांव में रहने नहीं पाएगा, भाग जाएगा। जो बड़ा आदमी है, घर उसका देखे है ना, मेन घर वहाँ है, जैसा जहाँ मौका पाया यहाँ बनवाया, तो इधर दरवाज़ा कर लिया, बरामदा इधर बनवा लिया, उधर दरवाज़ा। एक ही घर में कितना तरफ बरामदा है, कितने दरवाजे हैं, ठीक है। तो अब ये घर उसको चाहिए, तो संविधान में लिखा है कि रामजीत यहाँ जिंदा न रहें, रामजीत यहाँ से अपनी बच्चियों को लेके भाग जाएं। ये संविधान में लिखा है। आइए दिखाते हैं घर कैसे बनता है। मैंने जब उनको ज़मीन दिया, 1 मिनट आएंगे भैया, आएंगे, आइए दिखाते हैं। ये नमूना दिखाता हूँ आपको। ये देखिए घर बनता है इस तरह से। जब मैंने उनको पीछे की ज़मीन दी तो इतना ऊंचा मैं बनवाया था, ठीक, सबसे पहले इतना ऊंचा बनवाया, ये देख लीजिए। उसके बाद मैंने इस पे ईंट रख के किसी तरह से जोड़ के तो छप्पर डाल के रहता था इसमें, वो कच्चा मकान बनने नहीं दिए। फिर किसी तरह से और ऊंचा करवाया तो वहां से पतरा डाल के रखा। देखिए देखिए किस तरह से, इधर सामने देख कर लीजिए, इधर करिए, देखिए पतरा का निशान की नहीं है, जी जी, है ना। तो इसमें रहते थे हम लोग। आप सोचिए कि ये इस तरह से घर कोई बनवाता है। और ये भी देख लीजिए, इसमें घर जो बना है, ये घर जो बना है, ये आप दरवाजा लग गया, नहीं तो इसमें दरवाजा भी नहीं था। ये देखिए ये घर बना है, किस तरह से कैसे कैसे बना होगा आप देखिए। नई ईंटें हैं, पुरानी ईंटें हैं। ये खिड़की जंगला उखाड़ के इसमें से ला के देखिए, इसमें से ला के उधर लगवाए। और इस तरह से कोई रहता है जिस तरह से मैं रह रहा हूँ। और मैं किसी तरह से अपने बच्चों की परवरिश कर रहा था, इनको वो भी मंजूर नहीं था। ठीक है भैया, मत रहने दो। हम संविधान का पालन सिर्फ मेरे लिए है। छोटा सा बच्चा जमीनी कार्यकर्ता है, जिसके पास कोई पद नहीं है, उसने इतना बड़ा काम किया है, मेरे लिए तो भैया भगवान है वो। और मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था, और मैं कभी जानता भी नहीं था। मैं तो सोचता था छात्र नेता है, लेकिन उस बच्चे ने इतना प्रयास किया। और धन्यवाद देता हूँ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी को धन्यवाद देता हूँ कि छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का भी आप ख्याल रखते हो। कितने दिन से गुहार लगा रहा हूँ मैं, बाबा जी से मिलना चाह रहा हूँ। हमारा एक बच्चा और है, कार्यकर्ता है बीजेपी में, वो भी अपना बच्चा। मैं किसी पार्टी विशेष से कभी नहीं रहा, मेरा सबसे विशेष लगाव है। और मैं आपको बता दूं कि वो बच्चा भी प्रयासरत है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। योगी जी से मिलवाने के लिए जी मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि मरने से पहले बाबा जी एक बार मिलना चाहता हूँ। सिर्फ पैसा मुझे नहीं चाहिए, कम से कम न्याय तो दिला दो। बगैर नोटिस के बुलडोजर चल रहा है, यहाँ नोटिस चस्पा करके मैं देख रहा हूँ। आज तारीख थी पिताजी, क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर तारीख पढ़नी है, क्योंकि आज नामांकन है, वो बार काउंसिल का चुनाव है, तो नामांकन है तो वकील लोग काम करेंगे, नहीं फिर तारीख पड़ेगी। तो ये मैं तो 12-14 साल से जो 14 साल 15 साल का था, लालता यादव मुकदमा लड़ा रहे हैं। मैं इतने दिन से तारीख है लेते तो आ रहा हूँ। यानी सिर्फ कोर्ट में तारीख का आप पहले से झेलते आए हैं कि तारीख पर तारीख, और वही चीज़ें फिर से दोहराई जा रही हैं। जी बिल्कुल वही चीज़ें हैं और वही चीज़ें रहेंगी। मुझे किसी से उम्मीद है, कुछ भरोसा है? देखिए भैया, उम्मीद पे ही तो बैठा हूँ, और निवेदन भी करता रहता हूँ कि जो उस जगह पे बैठे हुए हैं सर, आप लोगों के माँ बाप ने बहुत मेहनत किया होगा, और आपने भी बहुत मेहनत किया होगा, तब उस जगह तक पहुँचे हो। ईश्वर की कृपा आप लोगों पे बनी रहे, और कुछ ऐसा भी करते रहिएगा कि जिससे किसी गरीब का भला भी हो जाया करे। सारी चीज़ पैसा नहीं होता, कोई कुछ लेके जाएगा नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई कुछ लेके नहीं जाएगा, कोई कुछ लेके नहीं जाएगा। आप हमेशा कहते रहते हैं कि वो लोग आएंगे छूट कर, फिर हम हमारे लिए रिस्क, हमारी बेटियों के लिए रिस्क। आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो लोग छूट के चले आएंगे जल्द? जी भैया, उन्होंने मुकदमा सबके ऊपर किया था, काटा सिर्फ मेरे बेटे को, सिर्फ इसलिए काट दिया कि वो गरीब है, मुझसे मुकदमा लड़ नहीं पाएगा। मेरे घर पे मुकदमा है, वो इधर का बरामदा बनवा लिए हैं कि पूरा हमारा है, तो पूरा हमारा है तो वो लेने की कोशिश करेंगे ही। ये घर गिर रहा है, बनने नहीं दे रहे हैं, तो मतलब कब्जा ही करेंगे ना।
कब्जा ही करने के लिए मुकदमा किए हैं ना, तो घर गिर रहा है, बनने नहीं दिए हैं। तो वो आएंगे तो मेरी बेटियां सुरक्षित कैसे रह पाएंगी? बेटियां तो खुद ही डरी हुई हैं। अब जब वो लोग फिर से आएंगे तो उनकी हनक इतनी है कि गांव में उनसे कोई बोलता नहीं है, तो क्या वो अपना दबदबा नहीं दिखाएंगे? और सबके घर पे तो 2-2 4-4 मर्द हैं, तो और सबको क्यों नहीं काटे? क्योंकि जानते थे कि और सबको काटेंगे तो उसके घर वाले और भी हैं तो काटेंगे। सिर्फ मुझे कमज़ोर समझ के, आर्थिक रूप से कमज़ोर हूँ, और घर का कंडीशन आप लोगों ने देख ही लिया है, तो फिर आएगा, गिराएगा, कब्जा करेगा पूरा, ये मेरा मकान हड़पेगा, वो कन्फर्म है। बच्चियाँ वैसे भाग जाएंगी डर के मारे। बेटे को तो मार ही दिया ना जो सहारा था। मैं बुढ़ा आदमी, ये देखिए सफ़ेद हो चुका है, कितने दिन जीऊँगा मैं? तो रो के वैसे आधा हो गया हूँ। यानी आपका आत्मा यही कहता है कि वो आएगा एक दिन और फिर से वो आगे अपनी प्रक्रिया ऐसे करेगा और रहने नहीं देगा आपके परिवार को। जी भैया, आप यही सोचते हैं हमेशा, मुझे लग रहा है कि आप हर बात में दोहराते रहते हैं इन चीज़ों को। जाहिर सी बात है, जहन में सिर्फ यही एक सवाल है कि क्या ये घर यहीं रहेगा? क्या वो आके यहीं रहेगा? मैं तो जी चुका अपनी ज़िंदगी। क्या मेरा मासूम सा बच्चा काट दिया गया है, तो क्या मेरी बच्चियां सुरक्षित हैं? ये सवाल है, और ये सवाल सबसे है, इस पूरे समाज से सवाल है, शासन प्रशासन से सवाल है, कानून व्यवस्था से सवाल है। बिल्कुल, उस दौरान ऐसा लग रहा था कि शासन प्रशासन इस तरीके की कार्रवाई करेगी कि नज़ीर बनेगा। खूब चर्चा थी कि नज़ीर बनेगी, इस घटना का अंजाम, जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है उनके साथ ऐसी सज़ा होगी उनको कि इतिहास में लिखा जाएगा, नज़ीर बन जाएगा। लेकिन साहब, एक पिता को वो डर सता रहा है कि एक न एक दिन लालता का परिवार आएगा और फिर से वही चीज़ें दोहराएगा, फिर से तहस नहस करेगा, फिर से हमारे परिवार को जीने नहीं देगा, हमारी बेटियों को रहने नहीं देगा। उम्मीद करते हैं कि कुछ इस तरीके की कार्रवाई होगी, इस पिता के ज़हन से, इस पिता के दिल से वो डर निकल पाएगा। वैसे इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा।